और सुनने वालों को फैजान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम बात करें जिस तरह की किसी बीमारी की हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया को लपेट में लिए कोरोना की बात करें, तो अल्लाह पाक सब कुछ एहतियाती अता फरमाए और इस जो बीमारी है उससे सबको बचा के रखे। लेकिन उसके साथ साथ डेंगू जो है, डेंगू दोबारा सर खाने लगते हैं। उसके कई जो पेशेंट हैं वो इसका डेंगू का शिकार हो चुके हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी जो बेड्स हैं वो इन्हीं मरीजों से भरे हुए हैं। तो क्या वजह है कि मेरे पास हर दौर में कोई ना कोई 2 महीने बाद 3 महीने बाद इस तरह का कोई वायरस आता है, तो ये क्या टारगेट किया जा रहा है या हम इसी तरह अपने जितने वायरसेस आ रहे हैं इनसे बचते रहेंगे, मेडिसिन खाते रहेंगे और इसके बाद इसी के वैक्सीनेशन इंजेक्शन जिस तरह की बात करें तो हम इसकी वैक्सीनेशन करवाते रहेंगे। लेकिन बहरहाल परहेज ज़रूर करें, SOPs को ज़रूर फॉलो करें। लॉकडाउन खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं कि जो कोरोना है वही खत्म हो गया। SOPs को जरूर फॉलो करें, खुद को बचाएं, अपने बड़ों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबका ख्याल करें और डेंगू की जो एहतियात है वो ज़रूर करें। जहाँ पर पानी जिस तरह भी हुकूमत पाकिस्तान में, हुकूमत पंजाब की अगर बात करें, जिस तरह भी उन्होंने एहतियाती तदबीर बताई हुई हैं, SOPs बताए, उसको ज़रूर फॉलो करें, पानी ना खड़ा होने दें क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहले तो होता था कि गंदगी जहाँ होती थी वहाँ से बीमारियाँ लगती थी, लेकिन ये जो डेंगू है साफ़ पानी से हो रहा है। तो अपना अपना और अपने दूसरे जो अहलो अयाल हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनका बहुत ख्याल रखें। उसके बाद अगर हम अब सियासत की तरफ आएँ तो नैब कानून के अंदर जो तालीम की जा रही है, आया क्या उससे नैब मजबूत होगा या मज़ीद गैर फाल होगा? जिस तरह की इस्लाहात पाकिस्तान हुकूमत लेकर आ रही है, क्या इसकी ज़रूरत थी या इसको पावर मज़ीद देने के लिए कुछ इस तरह के कानून लाए जाते हैं कि अगर चेयरमैन नैब के पास जितनी पावर्स हैं, मुझे तो ये लगता है कि जितनी पावर चेयरमैन नैब के पास है वो नीचे तमाम जो डायरेक्टर्स हैं उनको डिवाइड की जाती है ताकि जो काम है वो पूरे पाकिस्तान में ये एहतसाब का बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन अभी जितनी जिम्मेदारी है, अगर किसी को डिटेन करना है तो चेयरमैन नैब के हुक्म है, अगर किसी को पकड़ के अंदर बिठाना है चेयरमैन नैब का हुक्म है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है चेयरमैन नैब का हुक्म है। इसके अलावा जितने भी काम है सब चेयरमैन नैब के हुक्म से चल रहे हैं। तो बाकी जितनी बॉडी है बिल्कुल वो इतनी एक्टिव नहीं हमें दिखाई दे रही। तो बाकी बॉडी को भी एक्टिव करना चाहिए, इख्तियारात उन्हें देने चाहिए ताकि एहतसाब का जो अमल है और हुकूमत पाकिस्तान खान साहब का जो एक मिशन है, जो उनका एक स्लोगन था कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान करेंगे, तो उसके ऊपर ज़रूर इस तरह के काम ज़रूर करने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर मज़ीद जिस आपके सामने महंगाई जो है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनका रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। खान साहब ने रेट्स बढ़ा तो दिए थे, लेकिन कल उन्होंने वजारत पेट्रोलियम को एक दरख्वास्त दी और उनका वहाँ पर ये कहना कि नज़रसानी की दरख्वास्त दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर अगर कोई रेट कम हो सकते हैं तो किए जाए। तो सवाल ये बनता है कि उससे पहले क्यों नहीं ये चीज़ की गई? जितने इन्वेस्टर्स हैं जिनके पेट्रोल पंप्स हैं, अगर उन्होंने 10 दिन की 4 दिन भी ज़्यादा महंगे रेट्स के ऊपर पेट्रोल बेचा तो उससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो यही साबका हुकूमत भी करती थी कि अगर कोई महंगाई का जिन आ रहा है तो उसको काबू कर लिया जाए। ये नहीं कि जब जिन आ जाए बैठ जाए खाए पिए उसके बाद जिनसे रिक्वेस्ट करें कि आप चले जाएँ। महंगाई जो सबसे महंगाई पर मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि महंगाई का वो दौर है कि चीनी जो 50 की थी इस वक्त वो 150 के करीब है। घी जो कुछ पैसों 200 के अंदर आता था वो 350 से 400 रुपये पे गया हुआ है। जो अदवाई आता है उनकी जो प्राइसेस है वो 500 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसके ऊपर खान साहब की मुझे एक बात याद आ रही है कि खान साहब कहते थे कि अगर महंगाई हो तो संजय हुक्मरान चोर है। बिजली के नरखों की अगर बात करें तो वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या हम भी ये भी मैं सवाल करूँगा यहाँ पर कि क्या आपको बिल फाड़ने चाहिए? क्या आप हुकूमत पाकिस्तान को जो टैक्स देना है या जो हमने हमारी तरफ ड्यू पेमेंट है वो हम दें अपने बिल ही फाड़ना है सिर्फ? उसके ऊपर भी बात करेंगे। और लास्ट में मंशियात की अगर बात करेंगे, बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मंशियात ने पूरे पाकिस्तान की जितनी यूथ है उसको अपने घेरे में लिया हुआ है और इसकी ज़्यादा वजूहत क्या है? स्पोर्ट्स से दूरी, जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट नहीं रहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जितनी थी और उस वजह से जो ये मंशियात फरोश है ये स्टूडेंट्स तक पहुँचे। जिस तरह कहा जाता है कि अगर कोरोना वैक्सीन है, अगर किसी ने नहीं लगवाई पूरे पाकिस्तान में फ़ौरन ID कार्ड मार के उसे चेक कर लिया जाएगा, पुलिस हर डिपार्टमेंट इसके ऊपर है। तो यही काम मंशियात पर क्यों नहीं किया जा रहा? यही काम क्यों नहीं किया जा रहा कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि मंशियात फरोश जो हैं वो इससे दूर हैं? लेकिन क्या ये हमारी तरजीहात में से नहीं है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं बिल्कुल टाइम बचाते हुए जो हमारे मुअज़्ज़िज़
मेहमान हैं, उनका तारुफ करवाता चलूँ। वैसे तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है मेरे बड़े भाइयों की तरह भी हैं, इनकी साफ़ी भी हैं और इनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो साफ़त से रिलेटेड है। पाकिस्तान जब बना हो तब से। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मजूर रहमान शामी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ साथ अदलिया की अगर बात की जाए, बुखला बरदरी की अगर बात की जाए, तो बुखला बरदरी से हर महकमा डरता है। लेकिन अगर बुखला बरदरी के हम स्माइलिंग फेस की बात करें, कोई खिलते चहलते हुए चेहरे की अगर बात करेंगे जिससे लोग डरे ना, बल्कि जो बुखला एक डिपार्टमेंट है एम्प्लॉयज़ का, उसको अपना दोस्त समझे, अपना भाई समझे, मरहम रखने वाला समझे। तो बिल्कुल इस वक्त जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडवोकेट और सीनियर और स्माइलिंग फेस है ये बुखला बरदरी का, नो डाउट हम हमेशा मेरे साथ इन्हें देखते हैं। आप इसरार साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शामी साहब आप ही की तरफ आता हूँ। सर बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सर ये जो थोड़ी सी हम बात कर लेंगे कोरोना के ऊपर और डेंगू के ऊपर, कि लोग इसको बॉदर नहीं कर रहे। लोग समझते हैं कि अगर ये ख़त्म कर दिया गया लॉकडाउन तो बिल्कुल ये भी ख़त्म हो चुका है, बीमारियाँ भी ख़त्म होगी। तो ये अवेयरनेस हमें क्यों नहीं आ रही सर? और ये जो डेंगू है इसके ऊपर आप क्या कहें शामिल सर? सबसे पहले तो देखिए, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम जो किया था आपके साथ, तो मैंने कहा था कि अभी कोरोना कोरोना कर रहे हैं, डेंगू स्टैंड कर अपनी जगह, डेंगू ने भी सर उठाना है। ये लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा, और वही देखें वही डेंगू जो है दोबारा से रोज मरीज सामने आ रहे हैं डेंगू के। पिंडी में भी आ रहे हैं, लाहौर में भी आ रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ शहरों में भी आ रहे हैं। अब डेंगू देखें, कोरोना कोरोना तो मतलब देखना एक था, एक बीमारी चल रही है। अब डेंगू जो था पहले, जब लास्ट टाइम मियाँ साहब की बरदरान की हुकूमत थी, तो उन्होंने डेंगू बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था। उनकी बाकायदा टीमें बनी हुई थी जो जाके लाशा चेक करती थी, गलियों में, मोहल्लों में, दुकानों पे जाके, उसके मुख्तलिफ इलाकों में हर जगह पे जाके वो बाकायदा उनकी चेकिंग होती थी कि मतलब, और उनको बाकायदा जहाँ डेंगू लावा मिलता था वहाँ पे जाके जुर्माने भी होते थे, उनको जुर्माने भी किए जाते थे। और जब से हमारी ये खान साहब की तब्दीली सरकार आई है, तो डेंगू के तो उन्होंने टोटल सारी टीमें जितनी थी हमारी, बन के मेरे अपने दोस्त यार साहब हैं पिंडी में, जो टीमों जो काम कर रहे हैं उनके इंचार्ज हैं, या दोस्त और बहुत से दोस्त टीमें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से हुकूमत आई है हमें उन्होंने डेंगू का सारा निज़ाम ही, बजट खत्म कर दिया, सारा निज़ाम ही खत्म कर दिया, ना कुछ चेकिंग नहीं डेंगू की, ना कुछ, क्योंकि उनका सिस्टम, एक बना सिस्टम सारा उन्होंने खराब कर दिया। अब डेंगू का देखें, डेंगू में जो आपका जो सेवरेज की लाइनें हैं, उसके अंदर जो आपकी पुरानी वासा की लाइनें, पानी की लाइनें हैं, उसके अंदर अंदरून शहर में यहाँ भी मतलब जो पुरानी पुरानी वहाँ पे आप जाके लाइनों के अंदर इस कदर आपको इकट्ठा हो गया मच्छर और सारा वो करके वही बढ़िया उसी से बीमारियाँ फैल रही हैं। अब लास्ट टाइम पेटी में उन्होंने पकड़ा भी था जी, कि मतलब गली मोहल्लों में जाकर टैंक के अंदर उन्होंने टैंक की बकाया तस्वीरें भी हमने खुद छापी हैं, मतलब लगाई हैं, वीडियो बनाई है कि टैंकी के अंदर पूरा मच्छर जो है उतने गहरा निकलता है और उससे बीमारी इतनी। अब नवाज शरीफ साहब ने कंट्रोल कर लिया, हम यहाँ शहबाज शरीफ साहब ने उस पर तवज्जो नहीं, अब वो उठा के फिर डेंगू अपना सारा अपन दिखा दिया। और उस पर ये ना डेंगू से एहतियात इस वजह से हो सकती है कि आपने पूरी एहतियात करें, तो जिसम अपना मच्छर से जो कहते हैं डेंगू एक मखसूस किस्म का मच्छर है, बिल्कुल ठीक। और ये देखें ना डेंगू आया कहाँ से था जी, ये कुछ साल पहले लॉट मंगाई गई थी थाईलैंड से, पता नहीं कौन से मुल्क से बाहर उन्होंने गवर्नमेंट ने हुकूमत की तरफ से, तो उसके अंदर वो टायरों के जो थे पुराने टायर थे, अब उनकी सफाई नहीं थी, उसके अंदर गंद सारा आ गया, पानी पड़ा, और जब लौट आई है सारा उन्होंने जब निकाला वो किया तो सारा मच्छर निकला, मच्छर समझ रहे सारा वो लार्वा जो हर जगह फैल गए। अब इसका उन्होंने कंट्रोल कर, लेकिन शमशेर इसका मैंने ये भी सुना है, आप बेहतर इसमें बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर डेंगू मच्छर किसी को काट गया है तो उससे वो दूसरे बंदों पर भी बीमारियां होंगी। अगर वो कोई खा पी रहे हैं उसके साथ ही कोई और मच्छर किसी और को काट गया तो जिससे डेंगू हुआ वो दूसरे को भी कर देगा। ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन। हाँ जी बिल्कुल, ये हमने भी सुना, जैसे आप कोरोना आप जैसे हाथ से हाथ मिलाते हैं, वैसे ही मच्छर एक जगह आपको बैठ के काट, अगर आप हल्का महसूस किया आपने और बैठ गया, वो जरासीम ही आपका इधर से उधर मुंतकिल हो रहा है, ठीक है। तो उसका एहतियात ये कि तो आप जैसे पहले कहा जा रहा था कि डेंगू कि आप पूरे अपने आस्तीन बाथरूम जो है मतलब कपड़े जो है वो आप अपना कवर करें, खुला ना छोड़ें। और इसके अलावा कोरोना में जैसे कोरोना भी था, अब डेंगू जो है उसका डेंगू के लिए आपको हुकूमत का काम है दोबारा से, जैसे उनको टीमें उन्होंने पहले बनाई हुई थी उनको दोबारा फाल करे, ऑर्गेनाइज करें, जाके गली मोहल्लों में जाके चेक करें, क्योंकि हमारे पुराने अंदरून शहर पे ज़्यादातर है जो मुतासर भी हो रहे हैं, जो
वो सारा डेंगू जहाँ मुतासर हो रहा है अंदरून शहर है। जी अब अंदरून शहर में ऐसी ऐसी तंग तंग गलियाँ हैं जहाँ पे नक्शे असर बने हैं, वहाँ पे आम बंदा जा ही नहीं सकता, तो टीमों ने कहाँ जाना। ठीक है। अब ये हुकूमत का काम है कि उनको जिम्मेदारी दें, उनको अपनी जिम्मेदारी निभाए, उनको डेंगू के हवाले से मतलब इकदाम करें, जैसे मियाँ साहब ने किए थे, उनका भी काम है ताकि डेंगू पे बिल्कुल काबू पाया जा सके। बिल्कुल ठीक और है। डेंगू के बाद कोरोना है, कोरोना भी इन्होंने अपनी सारी तवज्जो डेंगू से हटा के इन्होंने कोरोना पे की थी। जी तो कोरोना भी अब आपकी बात जैसे कोरोना खत्म हुआ है, लेकिन ये देखिए ना फिर एक दफ़ा फिर मतलब जब कंट्रोल होने लगता है कोरोना, तो आम जैसे हम लोग ये हम कहते हैं ये खत्म हो गया चलो हम लोग एहतियात नहीं करते, बिल्कुल और एहतियात नहीं करते तो उसके बाद फिर नतीजा वही। अब रोज खबर आ रही है डेंगू के मरीज भी आ रहे हैं, साथ कोरोना के भी आ रहे हैं। पहले था ये सिर्फ कोरोना था, अब कोरोना और डेंगू। अब ये अल्लाह की तरफ से हमें पहले माफी मांगनी चाहिए कि पता नहीं हमारे क्या माल है कि हमें रोज सबसे हमें कि रोज कोई ना कोई हमारे मुसीबत आए थी, जैसे आपने बात की थी हर महीने कोई ना हर हुकूमत में, तो ये हमारी अपनी कोताही है। अब जैसे लास्ट टाइम जब कोरोना था हर रात 2 से 10 बजे ये गाड़ी होती थी, वो कहाँ गई भाई, वो कोरोना खत्म हुआ समझे, जैसे वो सारा जो है वो सिस्टम ही खत्म हो बिल्कुल ठीक गया। कह रहे हैं कि वो लोग सारे छतों पर आके अजाने दे रहे होते थे कि अल्लाह हमें माफ कर दो, और वही लोग बाहर शायद 10 रुपये वाला मास्क 100 रुपये का बेच रहे थे। और वो 5 रुपये वाला मास्क 100 रुपये का भेजा और मास्क बिका उसके डेंगू। अब देखें कोरोना वैक्सीनेशन की आपने बात की, जी अब वैक्सीनेशन में भी इसमें बहुत से मुल्क बना रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी बनना शुरू हो गई, चाइना में भी, लंदन बरतानिया जहाँ मतलब बहुत से मुल्क बना रहा है, उसमें उनके भी आपस में इख्तलाफ हो रहे हैं, आप नाम मतलब कि नहीं लगानी, आपने अपना मतलब कि नहीं लगानी, आपने अपना फ्लेवर्स आ गए उसके अंदर भी। तो मतलब फिर दूसरा यहाँ पे लोग रह जा रहे हैं, जैसे आपने कहीं शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे पुलिस कर, लेकिन आप कैसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं। ठीक है एक तरफ आप कह रहे हैं डब्बी पे पाकिस्तानी, तो उसके ऊपर लिखा है अपनी अपनी जिम्मेदारी पे कोरोना वैक्सीनेशन लगवाएंगे, बिल्कुल ठीक। दूसरी तरफ आप ज़बरदस्ती कर रही है, आपकी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आपके जी सिम ब्लॉक कर देंगे, आप गिरफ्तारी करेंगे। दूसरा वहाँ को डराने का क्यों, डराने की है ना मसला। बिल्कुल अब वहाँ इतना मस्जिद मतलब करनी तो हम पाकिस्तानी हुआ, अल्लाह का शुक्र ऐसी कौम है, हमने करनी अपनी मस्जिद। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की वैक्सीनेशन आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसी वजह से नवाज शरीफ साहब को शाहपुर वाली साइड से वैक्सीनेशन लगी, और हाँ देखी होगी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ये भी देखें ना, ये मौजा ही हो गया कि बाहर बैठे हैं उनको वैक्सीनेशन लग गई। और ये जो ये डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम ये बात नो डाउट एक फनी तो जरूर है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ये हो गया कि उनका वैक्सीनेशन कार्ड बन गया, लेकिन किस तरह, अगर ये हो सकता है इसका मतलब कि जो अमीर बंदा सर देखिए ना कोरोना वैक्सीनेशन में बताता हूँ मैं, जी। मतलब एक दफ़ा जिक्र हुआ, बल्कि भाई भी हमारे सारे मतलब बैठे सारे, और वैसे भी जिक्र हो जी, किसी ने कहा जी हमने टीका नहीं लगवा रहा था, तो मैं मतलब सर्टिफिकेट बनवा लूँ जी मुझे बहुत से लोग कहते हैं आप नाजा से जाकर सर्टिफिकेट बनवा, तो 5-10 हज़ार रुपये दे के आप सर्टिफिकेट बनवा लें, आप कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाएं, जी, उससे बचने के लिए, तो उसमें डर पैदा कर दिया गया। ठीक है। बहुत से लोग उम्र जो मतलब की ज़्यादा उम्र है, बहुत से लोग ऐसे नहीं जी मैंने डॉक्टर ने मना की, मैं दिल की बीमारी है, मुझे ये होगा कोरोना, मैंने नहीं माना जी, मैं अपना सर्टिफिकेट बनवा लूँ। जी मैं कही आपकी मर्जी, नादरा ने बनाना है, मैं इसमें क्या कह सकता नहीं, हूँ, आप बनवा दें। लेकिन अब ये ट्रेंड शुरू हो गया कि चलो वैक्सीनेशन नहीं हमारी, लेकिन हमने नादरा का सर्टिफिकेट लगा के जेब में ज़रूर रखना। इससे बड़ी हमारे लिए बदकिस्मती हमारा आदमी है, इससे बड़ा कोई हमारे लिए नहीं कि अल्लाह माफ़ करे, तो बस तकवार हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, हमारी पूरी कौम पाकिस्तानी कौम की, हमें अल्लाह ही बचाए हम सब। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल अल्लाह ही हामी और नासिर हो हमारा। और आपकी बात से मुझे याद आया कि एक देश था, उसने पाकिस्तान आके यहाँ की ट्रैफिक की सूरत देखी, यहाँ की मार्केट्स में महंगाई की सूरत देखी, यहाँ पर लोगों के रहन सहन को देखा, तो उसने बाकी का उसका बेशक मैं काफिर हूँ, लेकिन मैं ये जरूर मान के पाकिस्तान को अल्लाह ही चला। तो बिल्कुल आसद, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ सर। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। असद, कोरोना और जो ये डेंगू बीमारी है, आप उसको किस तरह देखते हैं कि इस पर मज़ीद किस तरह काबू पाया जा सकता है, और क्या इस तरह की मज़ीद बीमारियाँ जो हैं वो भी अभी हमें इन फ्यूचर रेट कर सकती हैं? हाँ सर। बहुत शुक्रिया फैज़ान भट्ट साहब। सर पहली बात तो ये है कि हर दौर को अगर देखा जाए तो नए मसाइल और नई बीमारियों का सामना हमें करना पड़ा है। ठीक है। इसी तरह की सूरत हाल इस दौर हुकूमत के अंदर भी है। इससे पहले की बात करें, डेंगू वबा आ गई। मैं वबा समझता हूँ इसलिए कि एक एपिडेमिक सिचुएशन बन जाए जो कि एक साथ सारे के सारे लोगों को मुतासर करना शुरू कर दे, तो उससे वबा की टर्म दी जाती है। दूसरी बात ये है कि वो ख़त्म हुई, उसके ऊपर काबू किया, तो उसके बाद से एकदम पूरी दुनिया को कोविड-19 ने अपनी लपेट में लिया, और ये एक नया ऐसी नागवानी आफत थी कि हम सारे के सारे लोग परेशान हो गए, मईशत मफलूज हो गए। अब सवाल ये है कि जब बीमारी आ जाए तो बीमारी का हल भी साथ ही आ जाता है।
ठीक है, मसाइल जब पैदा होते हैं तो मसाइल के हल भी साथ ही पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो ठीक है, अभी शामी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वैक्सीन को कहा जा रहा है कि आप लगाएं, नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएगा। मतलब ये है कि उनको पाबंदियाँ डराने लगा की दी गई, धमकाने आईडी की कार्ड कोशिश बंद की कर जा दी, रही या है आउट कि ऑफ आप सिटी ट्रैवल नहीं कर सकते, बहुत सी बिल्कुल। पाबंदियाँ अच्छा, हैं। अब बात ये है, गवर्नमेंट क्या ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती? एक सवाल तो ये है। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि अगर ये कोई ऐसी बीमारी आ गई है तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हम लोग कैसे लेके आएंगे? जी, देखें, जब बीमारी आती है तो बीमारी का हल करने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो प्रेस्क्राइब अगर करें तो फिर उसके बाद वो डोज लगाई जाती है। ये कैसी डोज है जो कि हर बंदे को मजबूरन लगाई जा रही है कि अगर ठीक है, आप नहीं लगाएंगे तो मेरी समझ से तो बाहर है ये बात कि एक बंदा मुतासरा भी नहीं है, उसको मसला भी कोई नहीं है, फिर भी उसको जो है ना ये डोज लगाई जाती है। अलबत्ता मैंने ये ज़रूर पढ़ा है और सुना भी है कि एंटीबायोटिक्स होती हैं और एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म के अंदर होती हैं। बिल्कुल, सवाल ये है कि क्या ये वैक्सीन कोई ऐसी एंटीबॉडी है, ठीक है, क्या जो हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसे हार्मोन्स को पैदा कर देती है जो कि हमें इन कोविड-19 की बात करिए जो वायरस है, इसके खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करेगी या क्या बात है? ठीक अब है, अगर देखा जाए इन सारे के सारे हालात को जो कि तज्ज़िया नगार तज्ज़िया भी करते हैं और अपनी बेहतरीन राह पेश करते हैं, उन तमाम की तमाम सूरत-ए-हाल को डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन को देखने के बाद इस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं कि हाँ, ये बीमारी है तो ज़रूर, लेकिन एक हद तक है। जिस हद तक लोगों के अंदर खौफ राज फैलाया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, इस हद तक है नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक लीनियंट व्यू होना चाहिए कि वो लोग जो कि एक मतलब जैसे 50 प्लस की बात करें, 50 से ज़्यादा एज के लोग हैं। लेकिन आसो हुकूमत ये कहती है कि सिर्फ हम पाकिस्तान में तो नहीं कह रहे, पूरी दुनिया में इस तरह का सिस्टम चल रहा है, तो सिर्फ हम ही क्यों इस चीज़ से पीछे बट सर, बड़ी अच्छी बात आपने की है। जब जो लोग पूरी दुनिया में ये कर रहे हैं ना, उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम मौजूद है। ऐसे नहीं है जैसे भी शामी साहब ने बात की कि नवाज शरीफ साहब को डोज लगी है, सुनने में आ रहा था कि मेरे ख्याल में साग डाल को भी कहीं लगी है, ये सुनने में आ जी, रही जी, थी बात बिल्कुल। कि साग। अब मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया में मौजूद है तो फिर तो ठीक है। ठीक है, उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है, उन्होंने एक प्रेस्क्राइब की है, खास मुल्क से उन्होंने डोज ली है और वही लगा रहे हैं। यहाँ पर तो रंग बिरंगी मार्केट के अंदर आ गई हैं। जैसे हम लोग शालम मार्केट में चले जाए ना, ठीक है, तो एक जैसे टैबलेट अगर आपने खरीदे तो शालम मार्केट से भी मिल जाती हैं आप लोगों को। अब शालम मार्केट का मेडिसिन के साथ क्या तो लगा, ये चीज़ें वहाँ पर अगर दस्तयाब हैं तो ऐसे सिस्टम को लेकर अगर हम लोग चलें और लोगों को मजबूर करें कि आप लोग ये डोज लगवा लें तो फिर उसके असरात तो आपके सामने होंगे सर कि ठीक ये है, बीमारी खत्म नहीं होगी बल्कि मजीद बढ़ेगी। ठीक है, बादशाह साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसके ऊपर मजीद भी हम यहाँ पर बात करेंगे, डेंगू से आगे और कोरोना से आगे भी हम बात करेंगे। तो जो सियासी तौर पर डेंगू हो रहा है हमारे कौमी असम्बली में, हमारे डिपार्टमेंट्स में, जो सियासी तौर पर कोरोना चिमड़ा हुआ है, और ये कोरोना कोविड-19 नहीं है, ये वाला जो कोविड-19 है ये 1947 के बाद से ही हमें जुड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर आप अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद इसी तरह जो इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू है उसका सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्लीज़ टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नैब ऑर्डिनेंस का तरमीमी बिल है, उसमें कुछ इस तरह की शिकें लाई जा रही हैं कि जिसमें जो जितनी पावर्स हैं डिटेन करने की, जितने भी मुल्ज़मान हैं वो अदलिया के पास जाएंगी। नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अदलिया की बात करें उसके ऊपर तो पहले हुकूमत भी कहती है कि हमें इसके ऊपर कानून में तरमीम करनी चाहिए अदलिया के लिए ताकि इंसाफ मिल सके। अदलिया के लिए तो पहले कानून में तरमीम की नहीं जा रही, लेकिन नैब की जिम्मेदारियाँ भी वहाँ दी जा रही हैं। उसके बाद जो चेयरमैन नैब है उसका टेन्योर जो उसको बढ़ाना, क्या सिर्फ यही एक दुनिया में इंसान रह गए हैं कि जिनके अलावा कोई इंतज़ाम नहीं कर सकता? इनके अलावा बाकी 23 से 24 करोड़ आवाम जो है वो उनमें से कोई अच्छा आदमी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई सादिक नहीं है, कोई अमीन नहीं है। तो ये डिमोरलाइज कर रही है लोगों को। जितने उनके जूनियर्स हैं जिन्होंने आगे आके सीनियर वाली सीनियरिटी सीट पर आना है, उनके लिए ये बात ठीक नहीं है। ये सब हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए। मेरा तो इसमें ख्याल ये था कि जो जितनी पावर्स चेयरमैन नैब के पास हैं, कि अगर किसी के खिलाफ केस फाइल करना है चेयरमैन नैब, अगर किसी को डिटेन करना है चेयरमैन नैब, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी चेयरमैन नैब, 2-2 साल उसको डिटेन करना है तो चेयरमैन नैब साहब का हुक्म है। तो चेयरमैन नैब के जो इख्तियारात हैं अगर वो डायरेक्टर्स को मुख्तस कर दिए जाए
तो आई थिंक नैब मजीद ताकत में आ जाएगी। तो इस पर भी मैं बल्कि पहले मैं आसफ आप ही की तरफ ही आते, नैब की बात चल रही है सर, ये क्या वजह है नैब में तरमीम क्यों ज़रूरी है? पहले जितना इसके ऊपर कानून बने हैं इम्प्लीमेंट करवाना हमारा काम है। नैब ऑर्डिनेंस के अंदर आप बेहतर जानते हैं कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 10 महीने के अंदर अंदर हर चीज़ फाइनलाइज करके उसे क्लियर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2-2 साल हो जाते हैं, उसके ऊपर अमल ही नहीं होता आज तक। ये मेरी एक रिसर्च भी है कि आज तक नैब केस कोई ऐसा नहीं हुआ है जो कानून आइन के मुताबिक 10 महीने के अंदर फाइनलाइज हो गया। कभी आप बेहतर जानते हैं कि कोर्ट्स के अंदर जजेस भी कह रहे होते हैं कि जजेस का भी ये कहना है कि नैब बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही, लोगों को नाजायज तंग किया जा रहा है। तो सर आप क्या समझते हैं कि तरमीम करनी चाहिए, जितने कानून पहले हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहिए, और हुकूमत का जो ये फैसला है कि मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ाई जा रही है चेयरमैन नैब की, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पावर्स है चेयरमैन की वो नीचे डायरेक्टर्स को मुख्तस की जानी चाहिए? हाँ सर। बहुत शुक्रिया बट साहब, बड़ा अहम सवाल आपने उठाया और ये आजकल एक बहस मौजू भी है, इसके ऊपर तवील गुफ्तगू करने की ज़रूरत भी है। पहली बात तो ये है कि कानून अगर देखा जाए तो 2 कैटेगरीज है, उसका मैं करूँगा 2 कैटेगरीज का वो कानून है। एक कानून है स्पेशल और एक कानून है जनरल। जनरल कानून तो हर बंदे के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, लेकिन जब स्पेशल कानून की बात होगी, स्पेशल लेजिस्लेशन की बात होगी, उसके लिए ऑर्डिनेंस भी आ सकते हैं और एक्ट भी आ सकते हैं। अच्छा, नैब की बात करें तो नैब एक स्पेशल लॉ है। अच्छा, जब स्पेशल लॉ को बनाया जाता है तो उसका प्रोसीजर भी स्पेशल होता है। अच्छा, अब ये जो स्पेशल लॉ है, इसका स्पेशल प्रोसीजर है, ये पहले से मौजूद है। कानून ये इफेक्टिव है, अगर इसी की इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो बेहतर है। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़रूरी है जो कि आप लोगों ने कहा कि चेयरमैन जो नैब है उसके पास ही सारे के सारे इख्तियारात हैं। रेफरेंस फाइल करना है तो वो फाइल करेगा, बंदे को गिरफ्तार करना है तो वो ऑर्डर करेगा, FIR देनी है तो वो रिकमेंड करेगा, इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो रिकमेंड करेगा, इंक्वायरी होगी तो वो मतलब सारे के सारे काम चेयरमैन नैब ही करेगा। अब सवाल ये है कि चेयरमैन नैब के अलावा देखिए, जब भी कोई बॉडी बनाई जाती है तो उस बॉडी के साथ उसकी असिस्टेंस के लिए उसके डायरेक्टोरेट बनाए जाते हैं, उसके डायरेक्टर्स होते हैं और नीचे अदारे मौजूद, नीचे उसके साथ असिस्टेंट के लिए मौजूद होते हैं। अब एक बंदा जो है वो इतना फालतू नहीं हो सकता कि वो हर काम में जो है वो आगे बढ़ के उसकी बाबत कोई फैसला कर सके। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, ये जो नैब का कानून है इसमें कहा कि जो इसमें चेयरमैन अपॉइंट होगा वो 4 साल के लिए अपॉइंट होगा। अब एक बार लेजिस्लेशन इसकी बाबत होगी, अब सवाल ये है कि मजीद उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत क्या है। जैसे पहले बात करें जनरल कवर जवेद बाजवा साहब की, जब उनकी एक्सटेंशन की बात आई तो फिर भी बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया, और मैं ये समझता हूँ कि ये एहसास महरूमी पैदा करने के मुतरादिफ है उस सारे के सारे डिपार्टमेंट के अंदर जिसके अंदर किसी एक बंदे को एक्सटेंशन दे दी जाती है। और ये एक अलमिया रहा है कि यहाँ पे अगर देखें तो सीनियरिटी की बेस के ऊपर इस चीज़ को भी इग्नोर किया जाता है, अपने ज़ाती मफाद को मुकद्दम रखते हुए फैसले किए जाते हैं, मुल्क के मफाद को पुष्ट रखा जाता है, उसके बाद ये मसाइल जन्म लेते हैं। अब मसला सिर्फ इतना सा है कि आए दिन कवानीन के अंदर तरमीम करने की ज़रूरत क्या है। मैं ये समझता हूँ कि कानून के अंदर तरमीम करने की ज़रूरत इतनी नहीं होती, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन करवाने की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग देखें तो नैब के अंदर पहली बात तो ये है कि इख्तियारात सारे के सारे चेयरमैन नैब के पास है। मैं ये कहता हूँ एक तो ये नीचे डेलीगेट होने चाहिए, जो इसके जो बाकी जो इसके साथ मौजूद हैं, जो डायरेक्टर्स मौजूद हैं, जो बाकी असिस्टेंट मौजूद हैं, उनके पास भी इख्तियारात मौजूद हों। दूसरी बात ये रही कि अभी ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी करने के, रेफरेंस फाइल करने की बाबत जो बात हो रही है कि ये अदलिया क्यों दे दी जाए। बात ये है कि कानून सारे के सारे उठा के देख लें, किसी भी कानून में अदालत को इजाजत नहीं है कि वो किसी बंदे को उठा के जो ना वो जेल में डाल दे या उसकी बाबत जो ना कोई और फैसला कर सके। हाँ, अलबत्ता कोर्ट सिर्फ तब फैसला करेगी जब उसके पास एक ट्रायल चलेगा, उसमें एविडेंस आएगी, सजा या जजा का फैसला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों ने चेयरमैन नैब से ये इख्तियारात लेके अदालत को दे दिए हैं, तो अदालत अगर उसी दिन फैसला करेगी इस बंदे को जनाब बिहाइंड दी बार भेज दिया जाए, इसे जेल में भेज दिया जाए, इस बंदे को छोड़ दिया जाए, तो आप इससे क्या इन्फर कर रहे हैं कि वो जो सारी की सारी एविडेंस कलेक्ट होनी थी, जिसकी बिना के ऊपर सजा और जजा का फैसला होना था, वो तो जज साहब ने पहले दिन ही फैसला कर दिया, तो फिर ट्रायल खत्म हो गया। हाँ, अलबत्ता ये बात ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि इसमें इस हद तक तरमीम की ज़रूरत है कि एविडेंस की बात करें तो मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ वक्त के तकाजे बदल जाते हैं। अगर हम लोग इंटरनेशनल एजेंसीज को देख लें तो इंटरनेशनल एजेंसीज इतनी इफेक्टिव हैं, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, उस काम को करने के हवाले से इतनी मौसर हैं, वो सारी की सारी तरमीमें हमें लेके आने की
ज़रूरत है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अंदर एक रिकमेंडेशन दी मुख्तलिफ एजेंसियों को कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक किताब लिखें, और वो किताब छप के मार्केट के अंदर आ गई और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। इतनी ज़बरदस्त और इतनी खूबसूरत किस्म की वो किताब है कि अगर उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद किसी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो हमारे पास कानून मौजूद है उसको मसर किया जा सकता है, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, उसमें पावर्स को डेलीगेट किया जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है चूंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग अदारों का काम है, नैब चूंकि खुद एक इन्वेस्टिगेटिंग अदारा है, उसके बाद फिर उसकी स्पेशल कोर्ट्स हैं जहाँ पर जाकर उनका ट्रायल चलेगा। हाँ अलबत्ता शहादत को रिकॉर्ड करने का जो तरीक़ेकार है 1500 2,000 किस्म, मेरे ख्याल में तकरीब जो है तकरीबन उनके विटनेसेस होते हैं उनकी स्टेट। अब 2000 विटनेस ना तो रिकॉर्ड होने ना ही उस केस का फैसला। हाँ अलबत्ता एक बात जरूरी है, इस नैब ऑर्डिनेंस को देखा जाए तो इसमें प्ली बार्गेन का कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस प्ली बार्गेन से थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने कह दिया कि अगर आपके पास एसेट्स हैं तो आप लोग अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। अगर वो एसेट्स आपके पास उस कानून के मुताबिक हैं या आप लोगों के सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक हैं, जो आप लोगों की इनकम मंथली उसके मुताबिक हैं, इन अकॉर्डेंस विद हैं, तो ठीक है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, यार मेरे अकाउंट में ये पैसे हैं तो कहाँ से आए, अगर इतनी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया तो कहाँ से आए। ये मेरे ख्याल में कोई तवील बहस नहीं है, इसको जो है वो मेरे ख्याल में इसको अगर देखा जाए तो अदालत अगर इसको कंक्लूड करनी चाहे तो मुख्तसर से वक्त में मेरे ख्याल में 1-2 महीने के अंदर भी कंक्लूड किया जा सकता है। हाँ अलबत्ता एक बात और भी है कि यहाँ पर जो नैब के पास रिमांड का तरीक़ेकार है, ये रिमांड बहुत ज़्यादा दे देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर एविडेंस को कलेक्ट करना हो तो ऐसा तरीक़ेकार को वज़ा करना चाहिए कि मुख्तसर से वक्त में सारी के सारी एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया। मुख्तसर से वक्त के अंदर ये सारा काम नैब को करना चाहिए, लेकिन शामी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ सर कि जिन्होंने मुल्क को लूट के खा लिया, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, उनको पकड़ने के लिए कानून में तरमीम की जा रही है। उनको जो सबसे बड़े पाकिस्तान के खजाने के डकैत है, मैं तो यही कहूँगा, चोर हैं, उनको पकड़ने के लिए कानून लाने पड़ रहे हैं, लेकिन जिसने गरीब बंदे ने हेलमेट नहीं पहना उसे मौके पर कानून उसके ऊपर सख्त हो जाता है, उसी वक्त उससे पैसे निकलवा के खजाने में जमा करवा दिए जाते हैं। तो सर ये दोहरा कानून आप इसको किस तरह देखते हैं कि आवाम के लिए कानून हुआ है और जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग भी कहूँगा, जो फ्रॉडी लोग हैं, उन फ्रॉडियों के लिए कानून बहुत नरम है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ गोंगलों से मटिए डालने की बात ही है ना, कि अमीर को सिर्फ हुकूमत ये दिखा रही है कि हम मुनासिबा जरूर कर रहे हैं, लेकिन अमली इकदाम अगर देखे जाए तो हमें दिखाई नहीं देते। अरे देखें ना कि जब से हमारा पाकिस्तान बना तब से इसके बाद से लेकर अब तक जिसकी घटना उसकी फैसला मौलाना बचपन सुनते आ रहे हैं जी। यहाँ पे आपको पता है कि अमीर के लिए कानून हो रहा है, गरीब के लिए हो रहा है। देखें और ये शुरू से जब से हम हमारे बच्चे से बड़े हुए हम यही देखते हैं कि राह चलते जो पुलिस वाले जो है मतलब सपोज हम गाड़ी में सफर कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, वो तीसरा बंदा एक पैदल जा रहा है, उसमें मोटरसाइकिल वाले को भी रोकना, पैदल वाले को भी रोकना, गाड़ी वाले का स्नान करने देना पड़ेगा। ठीक है, गाड़ी इतना ही प्रोटोकॉल का हमारे इतना एक बन गया, हमारा एक सिस्टम एक ऐसा बन गया कि हम लोग अमीर गरीब का हमने खुद अपना बना है कि इस्लाम में ये सारा कुछ जब करके वाली और इस सारा कुछ जो है किसी का मतलब वो सारी चीज़ मना है। ऐसा खुद आखिर खुद वही था किसी अरबी मतलब किसी को कोई फौके काले को गोरे पर अमीर पर कोई फौके हासिल नहीं है। ये सब अपने प्रोटोकॉल के चस्का देखने हुकूमत, लेकिन सर पॉलिटिशियंस के ऊपर एमएनए मिनिस्टर्स के ऊपर फौके का आई थिंक ब्यूरोक्रेसी की वजह से हासिल है। हाँ जी, सुरक्षिता बैठा हुआ सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए ना सर अमीर गरीब का तो फर्क, अब हमने खुद अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड हमने बनाया। अब देखें एक मिनिस्टर हमारे, आप जैसे बाकी सियासतदान जो हमारे मिनिस्टर हैं एम पी, सारा दिन की गाड़ी बाहर खड़ी रहेगी और स्टार्ट रहेगी, उनके दफ्तर में बैठे हैं वो गाड़ी जी बाहर खड़ी स्टार्ट, AC चल रहा है गाड़ी स्टार्ट करिए, उसके बाद दफ्तर में नहीं है साहब का, दफ्तर से बाहर है ये AC चल रहा है, जब तक दफ्तर का टाइम है AC सारा दिन चलते रहना। इसी तरह बाहर निकले, अब पुलिस वाले जब नाकी मतलब करते हैं, पुलिस वाले भी दूसरे प्रोटोकॉल आम बंदे को जैसे हमने बात की राह चलते हैं मोटरसाइकिल हेलमेट ही पहना, आप बोल देना ये जी प्लान करना अगले मतलब ऐसा हमने हमारा सिस्टम में कैसा हमें इसको खत्म करना चाहिए कि मतलब हक इंसाफ सबको मिले। अब यहाँ पे सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मुझे आपकी बात से एक शेर याद आ गया कि वो एक शेर था कि मुल्क लूट कर खा गए सियासतदान, मुल्क लूट के खा गए सियासतदान, पकड़ा वो जाता है कि जिसने हेलमेट नहीं पहना।
बिल्कुल सर, देखें ना नैब की बात हो रही, चेयरमैन नैब वही है जो अपोजिशन और हुकूमत सब की रजामंदी से मिलकर बनता है। बिल्कुल और इस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन साहब हमारे नैब के, वो माशाल्लाह उनको बहुत एक टेन्योर उनका उनको बड़ी देर से देख रहे हैं। और जब नून लीग वाले थे गवर्नमेंट में, उसका वो नून लीग वाले भी अच्छे थे जी। पीटीए वाले भी बुरे थे, वो गवर्नमेंट से बाहर पीटीए की आ गई है, तो वो नून लीग वाले भी बुरे हो गए, पीटीए वाले भी। तो सर आपके समझ नैब के आगे ये भी लिखना चाहिए कि नैब का पूरा नाम कि नैब इज फॉर ऑपोजिशन। ये तो हुकूमत के अंदर ऑपोजिशन भी नहीं। अब देखें ना, जहांगीर साहब के खिलाफ भी केस चल रहे हैं, अलीम खान के साहब के खिलाफ भी चल रहे हैं, वो हुकूमत है ना, अपोजिशन तो नहीं थी। अब देखें ना, अपोजिशन के खिलाफ भी जो काम कर रहे हैं उन्होंने किया, ठीक है कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने दिखाया, इसको नैब दिया। ये तो कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया है, लेकिन नैब की इस वक्त जो चेयरमैन साहब हैं ठीक कर रहे हैं। मतलब अपनी जगह क्यों ये ऐसी कौम है हमारी कि हम करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ। हम सिर्फ शोर मचा के दुनिया को बताते हैं हमने। अब देखो पहले जैसे गवर्नमेंट थी, मतलब सिर्फ नवाज शरीफ साहब कोई भी गवर्नमेंट से बयान चलते हैं अखबार में, और हम अखबार वाले जी रोज उनके बयान बड़े बड़े करके छाप देते हैं, उस पर अमल कुछ नहीं होता। लेकिन अब ये हुकूमत ऐसी आई है तो बयान भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। और इसलिए मैं आगे रात को कुछ बयान करते हैं, हम सब सुबह उसकी अपने यूटर्न ले लेते हैं, मैंने बताई नहीं, मुझे पता ही नहीं। बिल्कुल। अब ये जब तक हम अमीर गरीब का फर्क नहीं करेंगे, अपनी पॉलिसी नहीं करेंगे, असल में वीआईपी प्रोटोकॉल आपका कल्चर है कैसा बन गया, जब तक आप वीआईपी प्रोटोकॉल को खत्म नहीं करेंगे। जैसे यादव जडेजा साहब ने असेंबली में कर दिया, पूरी प्रोटोकॉल खत्म हो गया, बड़ी गाड़ी खत्म कर दी, छोटी गाड़ी में आना, छोटी बड़ी गाड़ी में आओ, और सब कुछ किया। उसके बाद तो 1 महीने के अंदर जडेजा साहब की उम्र पार। यहाँ पे जब तक अपने अंदर जैसे वो कोई खुमैनी साहब वाला कोई अच्छा है जो अपने हक के भी मतलब के सोचे जो इंसाफ मतलब में बराबर करें, इंसाफ अमीर को भी इंसाफ मिले, गरीब को भी मिले, जो पर कानून सबके लिए बराबर जो बनाया, जो कोई जब तक कि कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, हमारे लोग हम कुछ नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल आपकी अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और। बल्कि मुझे रात की एक बात याद आ गई, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं सैयद हैदर शाह, तो उनको सर कई परसों हार्ट अटैक हुआ, उनको कार्डियोलॉजी ले गए, तो अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज़्यादा सेहतयाबी का। मैं आपकी कानून की बात से मुझे याद आया सर, मैं भी कल रात वहाँ पर दोबारा गया हुआ था पीआईसी कार्डियोलॉजी में। अच्छा जब मैं अंदर एंटर हुआ तो चले हम तो मीडिया वाले हैं, तो चलो मैं सर उन्होंने सारा मौके कर दिया, उन्होंने थोड़ा सा मेहरबानी की, वो लेट भी जाए तो मिलने देते। लेकिन सर वहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये था कि वहाँ पे जो गार्ड हैं उनका ये कहना था, जो वहाँ पे मरीज हैं उनका ये कहना था कि गार्ड्स हमसे पैसे लेते हैं, सारा स्टाफ हमसे पैसे लेते हैं। वहाँ पर आप सब एक गरीब फैमिली थी, उसका बंदा, उसका बड़ा भाई वहाँ पर लेटा हुआ था, उसका ऑपरेशन था हार्ट का, उसके भाई के पास पैसे नहीं थे। कल रात को मेरी आंखों के सामने उसने, गार्ड ने उसको पकड़ा, उसकी बाजू से पकड़ के उसके कपड़े काट दिए, और वार्ड के अंदर खड़े होकर मरीज के साथ आए, उसके भाई को उन्होंने थप्पड़ मारे सर। और उसके बाद वहाँ पर गार्ड ऊंची ऊंची ये कह रहे थे कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो शुक्र है कि वो हम वहाँ पर ही थे, तो वहाँ पर मौके पे ही आप सब उनकी तस्वीरें वगैरह उतारी थी। और मैंने सिर्फ ये अपने साहब को आधी रात को कहा था कि सर ये अगर मैं टीवी पे चला दूँ तो फिर आपको पता है कि आप लोगों के साथ क्या होगा। तो वही गार्ड जो पहले बदमाशी कर रहे थे वही आगे उनसे माफियाँ मांगने लग गए थे, और बिल्कुल हैदर शाह बिल्कुल साथ वाले बेड उनका था। तो सर ये कानून, वो मैंने गार्ड से भी पूछा आपकी सैलरी क्या, उन्होंने कहा मेरी 25,000 सैलरी। तो मैं कहा आप इस तरह की फरमानियत क्यों दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमारी भी मजबूरी है। अब वो मैं बाकी बातें बिल्कुल हर अस्पताल में ही आ रहा है, जिस मर्जी अस्पताल में चले जाओ, चौकीदार को जब तक आप कुछ नहीं करेंगे आप अंदर नहीं जाना। बिल्कुल। तो ये जो वहाँ पर वीआईपी आ रहे हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सर का जा रहा है, जो गरीब बंदे जिनके जो टैक्स दे रहे हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल चेंज होना चाहिए। और शमसन महंगाई की अगर बात करें, जो खुदकुशियाँ उनमें इजाफा बिल्कुल देखा जा रहा है कि खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है। जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे, गुजारा नहीं कर पा रहे, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला पा रहे। और आप खुद भी अखबार में छाप रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, आपके चैनल पे भी चल रहा है कि बारहा जो वालिदैन है वो अपने बच्चों के समेत कोई नहर में छलांग लगा रहा है, कोई दरिया के अंदर छलांग लगा रहा है, किसी ने फांसी का फंदा ले लिया, किसी ने जहर खा लिया। तो सर ये महंगाई से किस तरह जान छूटेगी सर, और ये कब तक इसी तरह की खुशियों का सिलसिला वो जारी रहेगा? और आप समझते हैं कि 3 साल परफॉर्मेंस के बाद ये जो नेक्स्ट 2 साल है इसमें महंगाई कम हो गई है ज़्यादा? देखिए महंगाई अब मुआवजा करें पुराने दौर से, मतलब जब से पाकिस्तान बना तब से महंगाई रोज रोज बढ़ती जा रही है, जैसे मिसाइल आगे बढ़ रही है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जा रही है। तो सैलरीज भी बढ़नी चाहिए, बाकी टैक्स भी कम करने चाहिए। पेट्रोल जब आपका पेट्रोल बढ़ता है ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम आपका उस पर डिपेंड करता है। जब पेट्रोल महंगा होना है आपका पूरा हर चीज़
अशिया, हर खाना पीना, कपड़ा, जूती, हर चीज़ महंगी हो रही है। अब महंगाई तो देखे जाके पहले से अब इन्होंने मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जितने बाजार पहले जो बने थे महंगाई के, मतलब आम गरीब लोगों के लिए बाजार सस्ता बाजार है, सस्ता बाजार तो सब खत्म हो गया बिल्कुल। और साथ जो चाल रहे हैं गिनती के 2-4 हैं वो उनमें इस काबिल नहीं है कि कोई चीज़ मिले। फिर इसमें देखिए यूटिलिटी स्टोर बने हुए थे जी। यूटिलिटी स्टोरों में था जी कि अवाम को, गरीब अवाम को बेचारा जिसको एक आस्था होता था कि चलो मेरा कम खर्च है, मतलब महीने का खर्चा मैं किस तरह चलाना, यूटिलिटी स्टोर से जाके अपना बड़ी चीज़ें ले लेता। लेकिन आप यूटिलिटी स्टोर में चले जाएँ जो आम मार्केट से आपको चीज़ मतलब रेट तो उसमें हो सकता है ज़्यादा 1-2 रुपये महंगा ही हो यूटिलिटी स्टोर, और लेकिन चीज़ भी अच्छा होगा वहाँ के किसी काम के लिए नहीं। तो फिर इसमें देखें महंगाई की वजह इन्होंने पहले बकायदा टीमें बन गई थी कंट्रोल की, नहीं सब गवर्नमेंट में महंगाई कंट्रोल करने की बकायदा टीमें थी, बकायदा बाजारों में जाके वो चेक करते थे, उनका चेक एंड बैलेंस था और मौके पर जुर्माने होते थे, सारा कुछ होता था। अब भी टीमें हैं लेकिन उनकी वर्किंग वो नहीं है। अभी भी मतलब सरकारी रेट आपका देख लेंगे, रेट कुछ और होता है, दुकान पे चीज़ कुछ और बिक्री होती है। अब जितने हैं छापे मारते हैं जो जाते हैं सिर्फ उस जगह जाते हैं जहाँ पर उनका मुकाबला होता है कि कुल ले के पार कर। अब इसको महंगाई कंट्रोल करने के लिए आप देखें पेट्रोल पर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बिजली के बिल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, गैस कहाँ से पहुँच गया, जूती कपड़ा मकान हर मतलब हर रहन। अगर मकान आप बनाना शुरू कर सरिया देखें, सरिया इस पर बुलंद तरीन सताब है। और सर जिस तरह आपने स्वीगैस की भी बात की है, एलएनजी के जितने ये एलएनजी की कनेक्शन है रेस्टोरेंट्स के अंदर, ये बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर, उन्हें 1 महीने में 4 बिल आ रहे हैं सर, पार्शियली में बिल भेजे जा रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है अब हर हफ्ते बाद एक बिल जमा करना हो गई थे जांच में। देखिए जब याद होगा खान साहब के जब कंटेनर में खड़े होकर कहते थे कि अब बिजली का बिल जानने वाली बात की बिजली का बिल फाड़ लो, ठीक है फाड़ दें तो फाड़ भी सकते हैं, लेकिन खिलाफ कानून जो है फिर उल्टा मुकदमा दर्ज हो जाए, ठीक है कि मतलब कानून के खिलाफ कानून सरकार यहाँ तो अब बिजली का बिल ना जमा कराएं या गैस ना कराएं तो बाकी मीटर काट के आ गई कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं, तो बिजली बिल फाड़ने फिर बत्ती कटवा के बैठे नहीं सारा दिन, ठीक है। लेकिन ये कि मतलब इसका कोई हल नहीं है, हाल सिर्फ यही है जैसे चेक एंड बैलेंस हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपने इकदाम करे। और जैसे आपने बात की खुदकुशी की वजह भी मेन यही है कि मतलब खुदकुशी की वजह यही है कि महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान नस्ल जो हमारी वो उसको मतलब जैसे हमारे खर्चे आजकल नहीं पूरे, कोरोना की वजह से आपको पता सारा निज़ाम सिस्टम पूरा डिस्टर्ब है, तो इसलिए मतलब हुकूमत को सिर्फ ये चाहिए कि अपने मसाइल पे काबू करे, मतलब अपना सारा अवाम को जैसे उन्होंने कहा था हम वजीफा देंगे, मतलब 12-12 हज़ार उन्होंने कहा हम करेंगे सारा करेंगे, तो आवाम को हुकूमत की जिम्मेदारी को रियासत मदीना का कहते हैं, तो रियासत मदीना का गुमान बन के दिखाएं। रियासत मदीना का गुमान जो थे एक कुत्ता भी गिराए दजले किनारे मरता तो रियासत मदीना का जो है खलीफा जिम्मेदार होता था। तो यहाँ पे अल्लाह माफ़ कर खुदकुशियाँ हो रही हैं, हज़ारों लोग मारे हैं महंगाई से, भूख से, प्लास से, तो वहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, लेकिन कौन जिम्मेदार आरजी का कहा गया था कि आरजी में रहें। अब बनानी तो रियासत मदीना, लेकिन जो हमारे हुक्मरान है वो 300 के जिम्मेदारी निभाएंगे, अपनी बनते दिखाएं। कौन सा हुक्मरान है जो गरीब के लिए काम कर रहा है लेकिन वो खुद 300 के नाल में रह रहा है? पहले उसको क्यों नहीं बेचा जा रहा है, क्यों नहीं छोटा घर बनाया जा रहा है, क्यों नहीं आज जी जिस तरह रियासत मदीना सिर्फ सियासत के तौर पर इसका नाम ना लें, खुदारा हमने आगे भी मुंह दिखाना और पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, वो कहती है कि मुसलमान क्या कह रहे हैं, तो प्लीज़ अपने इस्लाम के साथ इस तरह का मजाक सियासत के लिए कम अज़ कम ना करें। आपसे बिल्कुल दामने वक्त में गुंजाइश नहीं रही आपकी तरफ हाथों से। महंगाई को आप किस तरह देखते हैं कि महंगाई पर किस तरह काबू पाना चाहिए, प्लीज़ 1-2 लाइनों में जरूर बताइए। बट सर मुनज़्ज़म सिस्टम का नाम होना, बेहतर सिस्टम का नाम ना होना मसाइल के पैदा होने की वजह है। हाँ सब आप ये देखते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड जो साकिब निसार साहब है कि उनको न्याय में लाया जाएगा और अगर वो आ गए तो उसके बाद महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा, जिस तरह वो बहुत एक्टिव इंसान था। सर 100 मोटो पे 100 मोटो लेते थे, काम तो कोई नहीं किया उन्होंने। हाँ सही, अब अगर वो आ जाए बड़ी बात काम नहीं जा सकता। सर आपने बहुत बड़ी बात कर दी, देख लिया आपको ये ना हो कि साकिब निसार साहब को केस ही ना आपको ले लें। नहीं केस की बात नहीं है, लेकिन जो बात असल है बीइंग अ नेशन हम लोगों ने बात करनी है। हम लोग एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक माशरे में रह रहे हैं और जिस माशरे में हम लोग रह रहे हैं उसके मुताबिक हम लोग बात करेंगे। ये ज़रूरी नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के जितने बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, जुडिशरी की बात करें, हायर जुडिशरी की बात करें, जब रिटायरमेंट लेते हैं लेने के बाद वो इस पाकिस्तान में तो रहना पसंद नहीं करते, बाहर चले जाते हैं। क्या वजह है कि सियासत वो हमारे साथ करते हैं, मसाइल वो हमारे हल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ रहना नहीं चाहते।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब वो अगर रहना नहीं चाहते तो फिर मसाइल कैसे हल करेंगे? जो बिल्कुल पब्लिक ठीक। मैन होगा वही बंदा हमारे मसाइल को समझेगा, फिर उसके मुताबिक आगे पहुंचाएगा और फिर उसका हल निकलेगा। जी बिल्कुल। आप सब आपका भी बहुत शुक्रिया, शामी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शामी साहब ने बहुत सी बातें, बहुत अच्छी बातें की। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि लोग वेट कर रहे हैं कि कोई आए, तो क्यों हम किसी का वेट कर रहे हैं? क्यों नहीं हम इस तरह के इंसान बन जाते हैं? क्यों नहीं हम अपना किरदार ऐसे बना लेते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान एक इंसान का ऐसे का वेट कर रहे हैं और हम पूरी जो कौम है वो इकट्ठी होकर खड़ी हो जाए, जो अल्लाह पाक का हुक्म है उसके ऊपर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि जो कुफर का हुकूमत है, कुफर की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। तो अगर इस्लामी ममालिक के अंदर ये हाल है तो इसका तो फिर खुदा ही हाफिज़ है। और मैं लास्ट में जाते जाते सही शाहिद हुसैन शाहिद साहब का एक शेर है उससे करूँगा कि जो लोग अपनी सीटों पर आकर बैठ के समझते हैं कि वो फिरौन बन गए हैं, वो ये बैठ के समझते हैं कि सारी कुदरत उनके पास आ गई है और अब लोगों की किस्मत का फैसला भी वो करेंगे, रिज़्क़ के मालिक भी नाउज़ुबिल्ला वो हैं। तो उनके लिए एक शेर था कि तुमसे पहले भी जो यहाँ तख्त नशीन था, कि तुमसे पहले भी जो यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। बिल्कुल उसको भी इतना ही यकीन था, लेकिन वो भी नहीं रहा, ना उससे पहले के रहे हैं। जो सबसे बड़ा फिरौन था अगर वो नहीं रहा तो छोटी छोटी फिरौनियत करने वाले किस तरह रह सकते हैं? आज तक के लिए अपने फिजान भट्ट को इजाज़त दीजिए। कल आपकी बात के साथ पाकिस्तान के मसाइल और वसाइल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह